कुछ एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि किस सिचुएशन में हम लोग कौन से वाले फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये दे दिया जाए, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी इफ इट ट्रेवल्स 10 meter distance, it travels 10 meter in 2 seconds। एक सवाल ये 10 मीटर इन 2 seconds। दूसरा सवाल यहाँ पे पैरेलल लिख देते हैं। एक सवाल ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी एट t is equal to 2 seconds if its distance varies with time as s is equal to t square minus 2 meter। अब दोनों सवालों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बच्चा समझदार है, जिसको समझ में आता है, वो समझ जाएगा, वो करस्पॉन्डिंगली काम करेगा। लिखा दोनों सवालों में स्पीड निकालने के लिए ही है, दोनों में स्पीड निकालना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम पहले सवाल पे ध्यान दें तो हमें टाइम इंटरवल दे रखा है इन 2 सेकेंड। ध्यान दीजिए, इन 2 सेकेंड, यानी आपको टाइम इंटरवल दे रखा है कुल मिला के 2 सेकेंड्स का। किंतु अगले सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई बात समझ में? यानी यहाँ पे फोकस करने लायक बात है इन और एट। ठीक है, इन 2 सेकेंड यानी टोटल 2 सेकेंड में कितना एवरेज स्पीड निकला है, और एट 2 सेकेंड यानी दूसरे सेकेंड पे जब उसने चलना शुरू किया होगा, जब शुरू होता है तो टाइम t इक्वल टू 0 लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम क्या लेते हैं? t इज इक्वल टू 0। जब चला होगा तो 0, फिर 1 सेकेंड बाद कुछ और स्पीड हुई होगी, फिर 2 सेकेंड बाद कुछ और स्पीड हुई, तो दूसरे सेकेंड पे उसकी स्पीड कितनी थी? दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको स्पीड निकालनी है इन अ टाइम इंटरवल तो फॉर्मूला लगेगा एवरेज का, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लगेगा। राइट, यही सिखाया था। और यहाँ पे एट लग रहा है तो हम यहाँ पे सोल्यूशन v इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। सुनिए, इतना ds अपॉन dt, याद आया? डेल्टा की जगह बस d हो जाता है। अब आगे की बात सुनो, एवरेज लिखो और इंस्टेंटेनियस लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला लगाने के स्टाइल से टीचर खुद ही समझ जाएगा कि तुमको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो इस ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देते हैं। 9, 10 से खूब यही करते चले जाओ। डिस्टेंस कितना? 10 मीटर, ये 2 कुल मिला के 5 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आ गई। भाई बात समझ में? अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा दर्द उन बच्चों को होगा जिनको डिफरेंशिएशन अब भी नहीं आया। ठीक है, तो v बराबर d बाई dt और s की वैल्यू दी हुई है t स्क्वायर माइनस 2। भाई जब मैं टाइम में वेस्ट करूंगा, v बराबर d बाई dt ऑफ t स्क्वायर अलग किया जा सकता है और d बाई dt ऑफ 2 अलग किया जा सकता है। अगर 2 एक कांस्टेंट कहें क्या होता ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। और t स्क्वायर का 2t था, याद होगा। इस प्रकार से v की वैल्यू आ गई 2t माइनस 0, यानी कुल मिला कितना हो गया? 2t। आंसर अभी नहीं आया, कब निकालना है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो बिकॉज t की वैल्यू 2 सेकेंड दे रखी गई है, इस वजह से v बराबर 2 इंटू टी की जगह पे क्या रख दिया? 2। इसलिए v बराबर कितना हो गया? 4। ये आंसर है। समझ में आया? छापिए।
चलिए अब दो सवाल कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए। ठीक है, वेलोसिटी में क्या होगा, वेक्टर का फॉर्म आ जाएगा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे स्पीड था, स्पीड स्केलर होता है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है। चलिए दो क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं, बस तरीका यही रहेगा, समझ यही रहेगी, लेकिन बस आई कैप जे कैप के कैप के साथ डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है ये थोड़ा और देखना है। आई कैप जे कैप के कैप को बिल्कुल वैसे ही लेके चलना चाहिए जैसे कांस्टेंट को डील करते हैं। यानी अगर कभी किसी ऐसी चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए जिसमें आई कैप जे कैप के कैप है, तो आई कैप जे कैप के कैप को या किसी भी यूनिट वेक्टर को आप हमेशा एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इफ in 2 seconds if it displaces by 2i cap minus 3j cap plus 4k cap मीटर। ठीक है, इसी के पैरेलल एक और सवाल लिख लेते हैं। क्या, फाइंड velocity of body at t is equal to 2 seconds if its displacement varies with time as s vector बराबर 2i कैप 2t i कैप माइनस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप मीटर। पल्ले पड़ा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है बच्चे की समझ के ऊपर। क्या समझ, ये इस चीज में इन शब्द दिया गया है, इन 2 सेकंड यानी टाइम इंटरवल दिया है, और इस चीज में एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। मैं एक और थोड़ा सा अच्छा एक तरीका बताऊंगा। ठीक है, कि हमें अक्सर कब आइडिया लग जाता है कि डिफरेंशिएशन वाला या इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। आप पिछले सवाल में देखिए, आप नोटिस करिए, जिस क्वेश्चन में टी के टर्म्स में वैल्यू दी थी उसमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा था। राइट, यहाँ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, आप इतना तो डिसाइड अभी तक कर ही चुके होंगे कि यहाँ एवरेज वाला फॉर्मूला लगना है, डेल्टा वाला, और यहाँ डी वाला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस है और इसमें एवरेज है, टाइम इंटरवल दिया गया है। ठीक है, बट स्टिल एक और तरीका जो अक्सर काम आ जाता है, मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक कराने वाली बात होती है, कि अगर जनरल कोई एक्सप्रेशन टाइप दिया हुआ है टी के टर्म्स में या किसी और चीज के टर्म्स में, तो नॉर्मली डिफरेंशिएशन ही एक तरीका रह जाता है। आई बात समझ में? यानी अगर किसी क्वेश्चन में आपको एट या इन ना दिया जाए या आपको समझ में ना आ रहा हो, तो फिर आप डिसीजन किस हिसाब से करेंगे, मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, तो डिसीजन ऐसे होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में एक्सप्रेशन वाइज कोई काम किया जा रहा है, जैसे ये एक्सप्रेशन दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई, तो इसमें इस स्थिति में हमेशा डिफरेंशिएशन ही इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? सीधे बैठो। ठीक है, तो यहां भी वेलोसिटी शब्द बोला गया है और यहां भी वेलोसिटी शब्द बोला गया है, तो आपको डिसाइड करना था कि कौन से केस में कौन सी वेलोसिटी। तो क्योंकि यहां पे इंटरवल ऑफ टाइम है, इसलिए यहां पे वेलोसिटी एवरेज होगी, और क्योंकि यहां पे इंस्टेंटेनियस टाइम है, इस वजह से वेलोसिटी यहां पे इंस्टेंटेनियस होगी। एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डी एस अपॉन डी टी। जरूरी नहीं है कि इंस्टेंटेनियस शब्द लिखा जाए या एवरेज शब्द लिखा जाए। आई बात समझ में? अब
यहाँ पे इस क्वेश्चन को तुरंत किया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना दिया गया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, टाइम क्या दिया गया 2 सेकेंड, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड, काम खत्म। भाई ज्यादा से ज्यादा तुम यहाँ कर क्या पाओगे, 2/2i कैप यानी 1i कैप माइनस 3/2j कैप प्लस 2k कैप, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये इसीलिए मेनली हमने ये वाला पार्ट आपको दिया है। वेलोसिटी वेक्टर बराबर d बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, देखिए पूरा लिखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से लिखिएगा, 2t i कैप माइनस t स्क्वायर j कैप प्लस k कैप, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब आपको अलग अलग करना। v वेक्टर इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2t i कैप माइनस d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर j कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ k कैप। मैंने आपसे क्या कहा, i कैप हो चाहे j कैप हो चाहे k कैप हो या कोई भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, उसको एज अ कांस्टेंट लेना है। यानी अगर कांस्टेंट अकेला है तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा उसका, ठीक है। अब क्या बचा, अब इसमें देखिए 2 कांस्टेंट है और i कैप भी कांस्टेंट है, समझे? तो d बाई डी टी ऑफ क्या बचा, ऐसे ही j कैप कांस्टेंट है, j कैप कांस्टेंट है और d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर हो गया, समझे? तो जानते हो dt बाई डी टी 1 होता है और t स्क्वायर का 2t, तो v वेक्टर बराबर 2i इंटू 1 यानी कुल मिला के 2i कैप, ठीक है, माइनस 2t और ये लिखा है j कैप। अभी आंसर आया नहीं, कब निकालना था, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। आई बस समझ में? तो बिकॉज t की वैल्यू 2 सेकेंड है, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू 2i कैप तो ऑलरेडी हो ही चुका है जो होना था, माइनस 2 इंटू j यानी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 2i कैप माइनस 4j कैप यूनिट मीटर पर। समझ में आ गया? छात्र, तो अब आगे की बात करी जाए तो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन। देखिए मैं एक बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि कंपैरिजन हमेशा बराबरी वालों में होता है। मतलब ये कि अगर आपको कंपेयर करना है तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी चीज से कंपेयर करो एक दूसरे को जिसमें दोनों चीजें दोनों के पास हो, या तो दोनों के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता, या तो दोनों के पास एक ही चीज होती। तो जुगाड़ क्या है, हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ कंपेयर किया था, तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड हो गया और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता ही है। उसी प्रकार से स्पीड और वेलोसिटी के भी हाल है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो इसको मतलब आई एम कंपेयरिंग स्पीड विद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी हम वेलोसिटी के डायरेक्शन को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली बात वही आने वाली है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताई थी। क्या याद करो, क्या आया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद आया? क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। लेकिन अगर उसका पाथ कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया या उसने पाथ अपना रिवर्स कर दिया, चला स्ट्रेट लाइन में ही लेकिन रिवर्स में आ गया, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। इन द सेम वे अगर आप हर जगह टाइम से डिवाइड कर लो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो गया और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो गया। यानी अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन,
तो उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। और अगर टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो गया तो स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड भी हमेशा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ज़्यादा होती है या आई बात समझ में। तो लिखिए कंपैरिजन, हेडिंग डाली कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फटाफट लिखो जल्दी से। इफ object travels in a straight line without changing its direction, without reversing its direction, if object travels in a straight line without reversing its direction, if object travels in a straight line without reversing its direction, comma then ये लिखिए, comma then speed is equal to mod of velocity। लिख लिया? Speed is equal to mod of velocity। लिख लिया? नेक्स्ट आंसर लिखिए। and if object travels in a curvilinear path or changes its direction of motion, if object moves on a curvilinear path or changes direction of motion, comma then ये लिख लीजिए, speed is greater than mod of velocity, speed is greater than mod of velocity। देख लिया? hence we can say अब ये लिख लो, hence we can say speed is greater than or equal to magnitude of velocity। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। तो लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हेडिंग है। अभी आप पढ़ते रहिए, अभी आपने पढ़ा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली अभी मैंने जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई, जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, डिस्टेंस पढ़ाया, ठीक है, अगर वेक्टर्स में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, वेलोसिटी पढ़ाया, एक्सेलरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इनमें सबके आगे शब्द जो लीनियर लगा हुआ है वो साइलेंट है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे चल रहा है। अभी तक मैंने ऐसी बात कोई नहीं करी कि ऑब्जेक्ट घूम रहा है। जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो यही सारी चीज़ें फिर पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन उसके आगे एक शब्द स्पेशली लग जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये बात क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जब केवल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो अंडरस्टूड है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वही जो बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो स्पेशली वहाँ पे लिखा रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर अकेले वेलोसिटी लिखा है तो अंडरस्टूड है लीनियर वेलोसिटी, नहीं तो स्पेशली लिखा रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? तो वही यहाँ पे एक्सेलरेशन, जो लीनियर शब्द आया ना, तो मुझे याद आ गया कि भी बात बता दें आपको
कि अगर यहाँ पे हम लीनियर नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी। बनी बात है, लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा हो सकती है, आई बात समझ में। तो ये अंडरस्टूड वाली बात थी, अदरवाइज लिखिए और चाहे ना लिखिए, तो मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी, अंडरस्टूड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कौन सा वाला एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आगे लिखिए, it is a vector quantity, it is a vector quantity represented by a vector small a, it is represented by, it is a vector quantity, next आंसर लिखिए, it is represented by, it is represented by a vector, a के ऊपर वेक्टर का साइन a स्मॉल बनेगा। नेक्स्ट आंसर लिखिए, its SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, its SI unit is meter per second square। अब हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी वही दो प्रकार का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन लिखा हेडिंग, लिखिए इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। Number one, average acceleration. Number one, average acceleration. Number two, instantaneous acceleration. क्या एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज इज इक्वल टू, समझ गए होगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कब यूज किया जाता है, जब टाइम इंटरवल की बात होती है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डीवी अपॉन dt। कब यूज किया जाता है, जब टाइम इंस्टेंट दिया जाता है, समझ गए। चलिए नोट करिए। तो चलिए दोनों फॉर्मूलों को समझने के लिए छोटे छोटे दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, find the acceleration of the body if its velocity changes from 2i cap minus 3j cap plus 4k cap meter per second to I cap minus j cap plus k cap meter per second in 10 seconds। एक सवाल ये हो गया। अगला सवाल क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी if its velocity changes as v vector is equal to 2t square I cap minus j cap meter per second at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है। अब बच्चा अगर समझदार तो समझ जाएगा कि यहाँ पे इन लिखा हुआ है तो एवरेज का केस है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी लगेगा। और यहाँ पे एट शब्द लगा हुआ है, इस वजह से इंस्टेंटेनियस वाला मामला आ जाता है। dv अपॉन
dt हो। चलिए पहले इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। v a एवरेज इक्वल टू डेल्टा v का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ये हो गई i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन 10 सेकेंड। a एवरेज इज इक्वल टू i माइनस 2j माइनस i हो गया, माइनस j प्लस 3j यानी प्लस का 2j हो गया, और k माइनस 4 यानी माइनस का 3k। कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है? माइनस i प्लस 2j माइनस 3k से तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब अगर यहाँ की बात करी जाए, पहली बात तो एवरेज लिखना कोई कंपलसरी नहीं है और इंस्टेंटेनियस लिखना भी कोई कंपलसरी नहीं है। v की वैल्यू जो दी गई है वो 2t स्क्वायर i कैप माइनस j कैप है। k कैप नहीं है तो जबरदस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रख भी देंगे तो जीरो ही हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो v वेक्टर इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर i कैप माइनस d बाई डी टी ऑफ j कैप। यूनिट वेक्टर का अकेला डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। v वेक्टर बराबर 2 और i कैप बाहर और d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। कुछ ही दिनों में हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया 2t। बस समझाने का सिलसिला यहीं तक था। 4t i कैप। इसके बाद अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है? क्योंकि t की वैल्यू दे रखी गई है 2 सेकेंड, इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू 4 इंटू 2 i कैप जो है, तो v वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 8 i कैप। सॉरी v नहीं निकाल रहे थे हम लोग, a निकाल रहे थे ना, शुरुआत से ही कर दीजिए। एक्सेलरेशन का मामला आप लोगों ने धोखा भी नहीं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो 8 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर है। समझ गए?